नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। मामले की सुनवाई मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 अलग अलग मामलों में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने पेश की थी दलीलें। सिविल वाद की पोषणीयता पर चल रही है सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने पेश की थी दलीलें। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर चल रही है सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई। 18 अलग अलग मामलों में सुनवाई। तो दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों के बाद 18 अलग अलग मामलों में सुनवाई आज कोर्ट में जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि अलग अलग मामलों में क्या कुछ फैसले कोर्ट के द्वारा आज निकलकर सामने आते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में 18 मुकदमों पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। और इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज 18 अलग अलग मामलों में सुनवाई की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछली कई तारीखों पर सुनवाइयां लगातार है वो जारी हैं। खासतौर से इससे पहले जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई हैं। उसके बाद पिछली तारीख पर हिंदू पक्ष की तरफ से भी अपनी बातें रखी गई थी। हालांकि अभी सुनवाई दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे 18 अलग अलग बिंदु हैं, 18 अलग अलग मामले हैं उससे जुड़े हुए, जिसको क्लम करके एक साथ करके कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और उसी कड़ी में जहां मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट के हवाले से जो याचिका है उसकी पोषणीयता पर सवाल उठा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत इस तरह का सिविल वाद सुनवाई योग्य नहीं है, इस तरह का मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहना है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जा रही है उसमें वो उस पर दावा कर रहा है। न सिर्फ वो एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है, बल्कि जो मथुरा कृष्ण की परिसर की जमीन है उसे भी उस पर भी अपना दावा कर रहा है, उसे भी अपने हक में देने की बात कह रहा है। तो इस तरह की दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं कोर्ट में। फिलहाल अभी सुनवाई ये पोर्शन में है, तो दोनों पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। कोर्ट इस पर सुनवाई के बाद क्या निर्णय करेगा, फिलहाल इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। इतना जरूर है कि दोनों तरफ से जो वकील हैं वो लगातार अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सुनवाई हो रही है जल्दी ही कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंचेगा और कोर्ट जब अपना फैसला सुनाएगा उसके बाद तय हो पाएगा कि दोनों अपनी अपनी जो दलीलें दे रहे थे कोर्ट उससे कितना संतुष्ट है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से शोएब 18 अलग अलग मामलों में सुनवाई की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या एक ही बेंच सुनवाई करेगी या अलग अलग जगहों पर ये सुनवाई होनी है? क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा जो मामला है वो एक ही बेंच पे सुना जा रहा है, क्योंकि ये अलग अलग वाद थे, अलग अलग याचिकाकर्ता थे, उनकी तरफ से जो याचिकाएं दी गई थी उसमें जो सवाल उठाए गए थे कोर्ट ने उसी को क्लम कर दिया। एक साथ करने के बाद वो सुनवाई कर रहा है। ये अलग बात है कि उसके जो अलग अलग बिंदु याचिका में जो उठाए गए हैं उसको सिलसिलेवार वो सुन रहा है और दोनों पक्षों की उसमें जो अपनी दलीलें हैं वो दी जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने पिछली तारीखों पर अपनी दलीलें पेश की थी, उसके बाद हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें देना शुरू कर दिया है। आज फिर इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि आफ्टर लंच 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगा दोनों अपनी दलीलें देगी और आज की जो बहस है वो कितनी हो पाती है, दोनों पक्ष अपनी बात कितना रख पाते हैं, इसका जरूर इंतजार करने पड़ेगा। उसके बाद सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती, अभी फिलहाल इसमें निर्णय आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो सिलसिलेवार सुनवाई हो रही है, जो अलग अलग बिंदु हैं उस पर जरूर कोर्ट सुन रहा है और ये सारे मामले एक ही कोर्ट में सुने जा रहे हैं। जी बिल्कुल शोएब। तो जिस तरह से हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर 18 मामले आप बता रहे हैं, इसके अलावा ये मामला वैसे भी अलग अलग जगहों पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, फैसला जिस तरह से अभी बीच में रुका हुआ है उस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। आज का ये दिन कितना खास माना जा रहा है? और इसके अलावा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो कोर्ट के बाहर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं आज के सुनवाई को लेकर, फैसले को लेकर?
देखिए, अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी ये सुनवाई की स्टेज में है। दोनों के अपने अलग पक्ष, जब तक कि कोर्ट पूरी सुनवाई नहीं करेगा उसके बाद ही वो निर्णय करेगा। तो इसलिए अभी उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी इस पर सुनवाई नहीं होगी, जब तक कोर्ट पूरे बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद वो फिर निर्णय सुनाएगा। ये जरूर है कि इस दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, और जब कोई चीज जैसा कि इस तरह के मामले में भी देखा गया कि हाईकोर्ट से अगर उस पर कोई निर्णय आया है तो उसके बाद उसको चैलेंज भी ऊपर की अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया है। लेकिन चूंकि ये जो केसेस चल रहे हैं ये अभी सुनवाई की प्रक्रिया में है, इस पर कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। खासतौर से मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थी, इसकी जवाब में हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। उसके बाद कोर्ट उस पर अपना रुख साफ करेगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आगे क्या कुछ निर्णय सामने आने वाला। जी बिल्कुल शोएब, तो आप अपना नज़र बनाए रखिए, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आती है आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि 18 अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट निकल कर सामने आता है उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह का कोटद्वार द्वारा आज बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जुटाएंगे समर्थन। कोटद्वार के दुर्गापुरी में बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी। तो बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में आज बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कोटद्वार के दुर्गापुरी में होनी है जनसभा। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी। राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बीजेपी प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह अनिल बलूनी के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे गढ़वाल में। तो लगातार 19 अप्रैल को जिस तरह से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग उत्तराखंड में लगातार दौरा कर उत्तराखंड में कमल खिलाने के लिए लगातार कोशिशें और कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गढ़वाल प्रत्याशी, पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में रोड शो के द्वारा जनता से मुलाकात कर बीजेपी के पक्ष में जनता का झुकाव बनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इसके लिए बीजेपी की तैयारियों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बीजेपी अपने सभी पत्ते उत्तराखंड में चुनाव से पहले खुलने के मूड में नजर आ रही है। लगातार स्टार प्रचारकों से लेकर बड़े केंद्रीय नेता उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए, वोटों की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आज कोटद्वार के दौरे पर गढ़वाल की लोकसभा सीट पर करेंगे जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह का कोटद्वार का दौरा है। पौड़ी गढ़वाल में अनिल बलूनी बीजेपी प्रत्याशी, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं अमित शाह। 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी राज्य में बीजेपी लोकसभा चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। यही वजह प्रधानमंत्री जहां दक्षिण का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तर में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सभी ने लोकसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी है। और इसी खबर पर हमारे साथ कोटद्वार से संवाददाता अंजना गोयल लाइव जुड़ चुकी हैं। जी अंजना, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का आज कोटद्वार दौरा है, अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है?
जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज अमित शाह का यहाँ पर एक रोड शो होना है और जनसभा भी होनी है, उसको लेकर के लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ में उनके मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उत्तराखंड के आएंगे और उनके साथ में लगभग पूरी कैबिनेट यहाँ पर होगी और यहाँ से जो आपकी कार्यकर्ता है और यहाँ से जो पदाधिकारी है वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जहाँ तक हमें लगता है कि आज एक बहुत बड़ा रोड शो और बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है, जिसको लेकर के सभी में बहुत उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप रोड शो की भी बात कर रहे हैं, जनसभा को लेकर तो जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और रोड शो को लेकर कहां से कहां तक रोड शो हो गया, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बारे में क्या अपडेट है आपके पास? अगर हम रोड शो की बात करते हैं तो यहाँ के बाला चौक में निजी वेडिंग पॉइंट है, वहां से शुरू होगा और पूरे मार्केट में उसको निकाला जाएगा। और जहां तक जनसभा की बात करते हैं तो 10 से 15,000 लोगों की वहां पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उसके लिए पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं, अनिल बलूनी की अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद रहे हैं, उत्तराखंड के लिए पहले ही काफी काम किया है उन्होंने। स्थिति अगर पौड़ी गढ़वाल में देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है? जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल सीट एक वीवीआईपी सीट हो चुकी है और इससे पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं तो हमेशा ये सीट हॉट सीट मानी जाती रही है। इसको लेकर के जहां तक अभी तक जो देखने में आ रहा था वो बराबर की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन आज जब अमित शाह का एक इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है तो उसके बाद लगता है कि जैसे एक तरफा सीट हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? हालांकि गणेश गोदियाल की अगर बात करें तो कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के मुकाबले गणेश गोदियाल की स्थिति को काफी बेहतर माना जा रहा है कि जिस तरह तैयारी वो कर रहे हैं, ऐसे में अनिल बलूनी के लिए भी कड़ी चुनौती पेश करने का काम कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की सीट पर। जी, गणेश गोदियाल की जिस तरह से परसों अभी 2 दिन पहले एक जनसभा हुई थी झंडा चौक पर, वहां पर अपार भीड़ वहां पर देखी गई थी, लोगों को उनको समर्थन मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से आज अमित शाह का कार्यक्रम है उसको देख करके वो जनसभा फीकी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अनिल बलूनी की अगर बात करें तो उनके समर्थन में अभी तक जितने भी लोगों ने जनसभाएं की हैं, चाहे हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, 5 लाख से अधिक वोटों से इस सीट को जिताने की जहां एक तरफ इशारा प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए, तो वहीं राजनाथ सिंह का ये भी कहना है कि आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। इशारों इशारों में उन्होंने इस ओर जिक्र भी किया। क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी अनिल बलूनी के तौर पर पहले ही इशारा दे चुकी है कि भावी केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं या कोई बड़ा पद उनको दिया जा सकता है? अनिल बलूनी के पक्ष में बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ आ रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में वो घूम रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं, साथ ही वोट की अपील कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि जिस तरह से गणेश गोदियाल की जनसभाएं भी चल रहे हैं, उनके पास ना तो अभी तक कोई स्टार प्रचारक है कि वो कोई बड़ा स्टार प्रचारक ला सके हो। साथ ही अनिल बलूनी की अगर हम कहीं ना कहीं बात थोड़ा सा जो गांव गोद लिया था उसको लेकर के बार बार सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं। साथ ही एक अंकिता हत्याकांड या कोटद्वार के अंदर हुआ था उसको लेकर के भी उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। इन 2 बातों को लेकर के लेकिन वो कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे जनता में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि एक तरफ कामों की लिस्ट हो रही है, दूसरी तरफ भावनात्मक रूप से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। अनिल बलूनी की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने जिक्र अपनी सभा के दौरान किया है कि कैंसर से जंग जीतने के बाद अब उनका जीवन गढ़वाल के लोगों को समर्पित है, इसको लेकर कितना जुड़ाव जनता महसूस करेगी और जनता पर कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कामों की सूची पेश कर रही है तो दूसरी तरफ भावनात्मक कार्ड खेलने से भी परहेज नहीं कर रही। हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भावनात्मक बातें अगर हम करें तो अनिल बलूनी जी ये बात उन्होंने जरूर कहा है कि मैंने कैंसर से पीड़ित था और एक बार मौत से जंग हार करके जंग जीत ली है मैंने। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन सबसे नई जो मुद्दा यहाँ पर रहा अंकिता हत्याकांड का, जिसमें लोगों ने अभी तक भी ये नहीं मालूम हो पाया है कि जो वीआईपी के लिए अंकिता को दबाव बनाया जा रहा था उस नाम को उजागर किया गया हो। और अनिल बलूनी से बार बार इस मामले में जब बात की जा रही है तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि थोड़ा सा लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम बात और कामों की की जाए तो अनिल बलूनी का कार्यकाल थोड़ा ठीक ही रहा है। जी बिल्कुल, पौड़ी गढ़वाल सीट की अगर अंजना बात करें तो माना जाता है कि पौड़ी गढ़वाल सीट का असर आसपास की दोनों लोकसभा सीटों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। चाहे हम हरिद्वार की बात करें
या फिर टिहरी गढ़वाल की बात करें, क्या लगता है आपको कि अनिल बलूनी का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस तरह से स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, उसका खासा प्रभाव आसपास की लोकसभा सीटों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा चुनाव के दौरान? इस तरह से अगर हरिद्वार की हम बात करते हैं तो हरिद्वार में जो प्रत्याशी है उनका कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने कार्य कुछ खर्च नहीं कर पाए थे, वो खासतौर से वो खनन के मामलों में संलिप्त पाए गए थे, तो उसी चीजों को देखते हुए यहाँ पर अनिल बलूनी का जो कार्यकाल है वो काफी हद तक सही रहा है और वो किसी ऐसे कार्य उसमें संलिप्त नहीं पाए गए कि किसी घोटाले में उनका नाम आया हो, कुछ इस तरह की चीजें हो, तो इससे उन चीजों में अनिल बलूनी के पक्ष में काफी कुछ सही रहेगा। जी बिल्कुल अंजुना, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ संवाददाता अंजुना जुड़ी थी, साफ तौर पर कह रही थी कि कुछ मामलों को लेकर लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ स्टार प्रचारक जिस तरह से अनिल बलूनी के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी का पलड़ा जरूर चुनावों में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी ने 11 प्रत्याशियों की सूची की जारी। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव बनाए गए बीएसपी के प्रत्याशी, बदायूं से मुस्लिम खां प्रत्याशी बनाए गए, तो वहीं बरेली से छोटे लाल गंगवार को बीएसपी ने बनाया है अपना प्रत्याशी। सुल्तानपुर से उदय राज वर्मा, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी प्रत्याशी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन बीएसपी के प्रत्याशी, वही बलिया से लल्लन सिंह यादव बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। जौनपुर से श्रीकला सिंह प्रत्याशी बनाई गई। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जौनपुर से बनी है बीएसपी की प्रत्याशी। गाजीपुर से उमेश कुमार होंगे बीएसपी प्रत्याशी। तो बीएसपी ने अपनी अगली लिस्ट जारी की है। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी, गाजीपुर से उमेश कुमार और इसके अलावा धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को भी बीएसपी ने बनाया है अपना प्रत्याशी। बलिया से लल्लन सिंह होंगे बीएसपी प्रत्याशी। मायावती के झटके से बड़ी अखिलेश यादव की मुश्किलें। मायावती ने बदली सपा परिवार की 2 सीटों पर सियासी हवा। अखिलेश यादव की बढ़ी हैं मुश्किलें। मैनपुरी से बीएसपी ने बदला प्रत्याशी। मैनपुरी से शिव प्रताप यादव को बनाया प्रत्याशी। मैनपुरी से शिव प्रताप यादव को बनाया प्रत्याशी। बदायूं से मुस्लिम खां को बनाया है प्रत्याशी। तो मायावती के झटके से बदली है सपा की टेंशन। अखिलेश यादव की बड़ी मुश्किलें। मायावती ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, बीएसपी की 5वीं सूची जारी की गई है, ऐसे में 11 उम्मीदवारों की सूची के बाद कहीं ना कहीं हलचल तेज है। जिस तरह से मैनपुरी से शिव प्रताप यादव को अब बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। मैनपुरी से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। बीजेपी से जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं शिव प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाकर मायावती ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मायावती ने अपनी 5वीं सूची जारी की है, बीएसपी की 5वीं सूची सामने आ चुकी है और उसमें अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि मैनपुरी सीट से शिव प्रताप यादव को बीएसपी ने उतारकर कहीं ना कहीं चैलेंज सपा के सामने पेश कर दिया है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती लगातार प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है और बात करें आज की 11 प्रत्याशियों की सूची की, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव की कई सीटों पर टेंशन भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर बात करें मैनपुरी सीट तो काफी हार्ड सीट है, यहाँ से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती ने यादव कार्ड खेला है। इससे कहीं न कहीं डिंपल यादव की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि यादव वोट बैंक 2 दलों में बढ़ सकता है और यहाँ शिव प्रसाद यादव के साथ दलित वोट बैंक का बड़ा धड़ा उनके साथ आ सकता है। तो यहाँ पर अब लड़ाई काफी टफ मानी जा रही है। डिंपल यादव यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए यह नई मुसीबत खड़ी करने वाला प्रत्याशी है। अगर वही बात करें सुल्तानपुर की सीट पर, तो यहाँ पर उदय राज वर्मा नए नवेले चेहरे हैं और यह पहली बार
लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले जिला पंचायत और छोटे चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर जब सूची जारी हुई तो सुल्तानपुर सीट का टिकट ही चेंज करना पड़ा और टिकट चेंज होने के बाद अब यहाँ भी कंफ्यूजन और राज की स्थिति पैदा हो गई है। भीम निषाद का टिकट कटने के बाद अब यहाँ अंतरकलह शुरू हो गई है और भीम निषाद का टिकट ऐन वक्त पर कटा जब उदराज वर्मा का यहाँ से टिकट घोषित किया गया। वही गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर भी काफी हार्ड सीट मानी जाती है और यहाँ से क्षत्रिय कार्ड खेलते हुए गाजीपुर के प्रत्याशी अफजल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई है उनकी राह में कांटे बिछा दिए हैं। और यहाँ पर जो है जो क्षत्रिय वोट बैंक है और प्लस दलित वोट बैंक या कहीं ना कहीं समीकरण सपा प्रत्याशी का बिगाड़ रहे हैं। और वहीं बदायूं सीट की बात करें तो बदायूं सीट भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम सीट मानी जाती है। यहाँ पर आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कार्ड बसपा प्रमुख मायावती ने खेल दिया है। अब जो है आदित्य यादव की परेशानी भी बढ़ सकती है। वही डुमरियागंज की बात करें तो डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल जो पूर्व मंत्री है वहाँ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ख्वाजा शमसुद्दीन को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो कहीं न कहीं हर सीट पर जो पेच है बसपा सुप्रीमो मायावती का पूरी तरह से वो फिट करते दिखाई दे रहे हैं और उससे परेशानी अखिलेश यादव को हो रही है। कई सीटों पर अभी सूत्रों का यह भी कहना है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव को टिकट भी चेंज करने पड़ सकते हैं और इस टिकट चेंजिंग से लगातार अंदर ही अंदर खाने में जिस तरह से कला पनप रही है इससे अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ भी सकती है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो जिस तरह से यहाँ पर बीएसपी की लिस्ट सामने आई है, लिस्ट देखने के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि प्रत्याशियों की जो सूची सामने आई है उसका मुख्य टारगेट यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम पारिवारिक सीटों पर यहाँ पर मुकाबला त्रिशंकु करने की कोशिश, त्रिकोणीय मुकाबला करने की जो कोशिश यहाँ पर मायावती के द्वारा की गई है, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि टारगेट समाजवादी पार्टी है और कहीं ना कहीं इस टारगेट के पीछे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हो सकता है आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा के प्रत्याशियों के उतरने से अब मुकाबला जहां सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, अब यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है और यह ध्रुवीकरण किसी और पार्टी के वोटों का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के वोटों का ध्रुवीकरण चल रहा है। तो ऐसे में यह सूची, पांचवी सूची भी अखिलेश यादव के लिए काफी टेंशन भरी है। और वही अगर बात करें तो वाराणसी सीट पर अतार जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अतार जमाल लारी के चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं सत्ता पूरी तरह बिल्कुल से मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता के बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो बिहार से आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार में आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जोरों शोरों पर तैयारियां थी। भारी संख्या में जनसभा में आज उपस्थित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे बिहार सरकार के कई एक मंत्रीगण, बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी प्रत्याशी और के समर्थन में मांगेंगे वोट। सभी राज्य स्तरीय, देश स्तरीय और जिला स्तरीय हमारे सभी पदाधिकारीगण और हमारे मंच के सामने उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान। तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है।
बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये हमारे देश का संस्कार नहीं है। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। इस घमंडिया गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के युवराज तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है। हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? और जो शक्ति का विनाश करने निकले हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? साथियों, ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं। तो आप बिहार की गया से सुन पा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।